हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएमई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में केवीएस टीजीटी और पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट के विषय में उसके ग्रामर पोर्शन पर सिलेबस की चर्चा की थी। तो उस सिलेबस में हम ये देखे थे कि टीजीटी और पीजीटी दोनों सिलेबसों में क्या समानता है, क्या असमानता है। तो जो समानता है उन टॉपिकों को हम पहले पढ़ेंगे, जो असमान टॉपिक है उस टॉपिक को हम थोड़ा सा पीछे पढ़ेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आज जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो शब्दों का वर्गीकरण होगा। और शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत जो उसके विभाजन हैं, उन विभाजनों में जो पहला विभाजन हमारा होगा वो होगा स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो हम देखते हैं कि स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर वर्गों का शब्दों का वर्गीकरण है। स्रोत, उत्पत्ति, स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारे टॉपिक आते हैं वो कौन कौन से आते हैं तो यहाँ देख लेते हैं। पहला जो आएगा वो आएगा आपका तत्सम, दूसरा जो आएगा वो आएगा तद्भव, तीसरा जो आएगा वो क्या आएगा देशज, चौथा जो आएगा वो क्या आएगा विदेशज, पांचवा जो आएगा वो संकर। एक एक को हम देखेंगे और समझेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होता है, विदेशज शब्द क्या होते हैं और संकर शब्द क्या होते हैं। तो इसको देखने से पहले 2 मिनट के अंदर हम लोग थोड़ा सा हिंदी क्या है, हिंदी भाषा क्या है और शब्द क्या है, इन सब पे थोड़ा सा गौर कर लें। तो उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें देखा जाए तो जो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा के रूप में, हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक, हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और इसी के साथ इसी में एक लाइन और जोड़ दो कि अनुच्छेद 343 खंड 1 और भाग 17 इसमें क्या लिखा गया है, यही बात लिख लो आप लोग। इसमें लिखा गया है कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और उसकी लिपि देवनागरी होगी।
संघ की राजभाषा हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। कहने का मतलब है कि जो हमारी आपकी गलती होती है, गलती कहाँ पर होती है कि जब से आपसे पूछा जाता है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो फिर आप क्या करते हैं, तो भारत की राष्ट्रभाषा तो उसमें ऑप्शन देता है हिंदी, तो आप लोग हिंदी पर ही ट्रिक करते रहते हैं, जबकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत विविधताओं भरा देश है। भारत में तमाम भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जातियां हैं, क्षेत्र हैं, उनके आधार पर क्षेत्रीय आधार पर बोलियां हैं, भाषाएं हैं। इस तरीके से भारत की जो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, कार्यकारी भाषा जो है, आधिकारिक भाषा जो है, वो राजभाषा है। और वो राजभाषा है, राजभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक, राजभाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, आधिकारिक भाषा कहते हैं और कार्यकारी भाषा कहते हैं। ठीक, तो पूरे भारत की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। अर्थात हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। इस बात को आप लोग बखूबी ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे गलत ना करके आइएगा। जब आपसे पूछा जाए कि हिंदी भारत की क्या है, ऑप्शन रहेगा राष्ट्रभाषा, राजभाषा, तो आप जो है वहाँ पे लगा के आइएगा राजभाषा। ठीक, उसके बाद हिंदी में संविधान में हमारे कुल 22 भाषाओं को दर्जा मिला है, दर्जा मिला है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, न तो इससे ज़्यादा पूछा जाएगा। थोड़ा सा अब इसमें हम एक लाइन और देख लेंगे। वो क्या देख लेंगे कि हिंदी का जो उत्पत्ति है या जो आधार है, वो उसकी आदि जननी क्या है और उनका विकास क्रम क्या है, ताकि अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए तो वो क्रम आप जो है बता सकें और सवाल सही कर सकें। तो आइए देख लेते हैं 1 मिनट में। तो सबसे पहले आदि जननी क्या है, संस्कृत। संस्कृत से ही हमारे अन्य भाषाओं का उदय हुआ। तो संस्कृत के बाद क्या आता है, पाली आता है। पाली बौद्धों की भाषा थी। पाली के बाद क्या आता है, प्राकृत आता है। प्राकृत किसकी भाषा थी, प्राकृत जैनियों की भाषा थी। उसके बाद अपभ्रंश आता है। अपभ्रंश क्या है, ये पाली का बिगड़ा हुआ रूप है, अपभ्रंश। और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इसका जो क्रम होगा वो यहाँ से लेके इस तरीके से होगा। यानी हिंदी की जो आदि जननी होगी वो क्या होगी, संस्कृत। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है, तो हिंदी की आदि जननी जो भाषा होगी वो संस्कृत होगी। या पूछा जाए कि हिंदी की जननी कौन है, हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो वो संस्कृत है। बस इतनी सी बात हम लोग देखेंगे। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं शब्द क्या होता है। शब्दों से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भाषा क्या होती है। बस धैर्य रखिए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की बनाते चलिए, ताकि चाहे फैक्चुअल बेस सवाल पूछे जाए, चाहे एनालिसिस बेस पूछे जाए, कोई भी सवाल गलत ना होने पाए। भाषा, भाषा देख लेते हैं। तो भाषा जो है ये संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना। प्रकट करना, क्या प्रकट करोगे भैया, भावों विचारों की अभिव्यक्ति। तो भाषा क्या है, बस इतना सा, भाषा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति है।
अभिव्यक्ति है। ठीक, भाषा भावों में विचारों की अभिव्यक्ति है। उसके बाद भाषा की सूक्ष्म इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो जो सबसे छोटी इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई क्या होगी? जो सबसे छोटी इकाई होगी वो ध्वनि होगी। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि वर्णों का उच्चारण रूप है। ध्वनि वर्णों का उच्चारण रूप है। बस इतनी सी जानकारी आप रखिए। आपसे पूछा जाए ध्वनि क्या है, तो ध्वनि वर्णों का उच्चारण रूप है। या ये कह सकते हैं, ध्वनि दूसरे तरीके से अगर बोलोगे तो वर्ण क्या है, यही हम बना देते, तो ध्वनि की लिखित इकाई है। ध्वनि की लिखित इकाई है। और ध्वनि क्या है? भाषा की सूक्ष्मतम लिखित इकाई है। और ये जो वर्ण है, अब हम यहीं से पहुंचेंगे शब्द पर। ये जो वर्ण है, इन्हीं वर्णों की सहायता से क्या होता है? शब्द का निर्माण होता है। अर्थात वर्ण क्या होते हैं? वर्ण जो होते हैं, जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, क हो गया, ख हो गया, ये सारे क्या वर्ण हैं? ये सारे वर्ण मिलकर ही शब्द का निर्माण करते हैं। अर्थात शब्द का निर्माण कैसे होता है? वर्णों की सहायता से। और वर्ण कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आप सबको ही मालूम होगा ये बात, बस आप रिवाइज करते चलिए, चीज़ों को रिकॉल करते रहिए। बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, जो पूछेगा यहीं से पूछेगा, ये आप विश्वास बना के चलिए। आपने पढ़ा सब कुछ है, जानते सब कुछ है, बस आपको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, कम समय में कैसे उसको देखें और कैसे उसको अप्लाई करें। तो जो हमारा शब्द निकल के आया वो क्या हो गया? शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। ठीक, सार्थक समूह। तो शब्द कौन कौन से होते हैं? सार्थक का मतलब क्या होता है? सधन अर्थक। सधन अर्थक अर्थात अर्थ सहित। अर्थ सहित यानी ऐसे शब्द, ऐसे सार्थक शब्द जो अपने आप में एक अर्थ ग्रहण करते हों, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मीनिंग हो, वो सार्थक होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ कमल लिख दिया जाए, सूरज लिख दिया जाए, रवि लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, तो ये सारे के सारे सार्थक शब्द हैं और इनका अपना कुछ न कुछ कोई न कोई अर्थ होता है। और वही अर्थ जो होता है वो हमारे शब्दकोश में होता है। तो अगर कहा जाए तो शब्दकोश का निर्माण कैसे होता है या वर्ड पावर कैसे बनती है, तो वो जो वर्ण होते हैं, वर्णों के सहायता से शब्द का निर्माण होता है। और जो शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों का अर्थ होता है। तो जो शब्दकोश होता है, शब्दकोश में हमारे शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं और जो शब्द बनते हैं उन्हीं शब्दों के समूह से एक जो है पद या वाक्य का निर्माण होता है और उसी पद और वाक्य की निर्माण से पूरे एक पैराग्राफ का निर्माण होता है। इसी तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। ठीक, तो एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। हिंदी में निरर्थक का प्रचलन नहीं है, लेकिन बहुत से कुछ ऐसे विशिष्ट शब्द हैं जिनका आम बोलचाल की भाषा में उसका भी प्रयोग होता है, तो उसका भी कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द ले लें हम यहाँ पे, पटर पटर, खटपट, खटपट, पटर पटर, खटपट, ये सब क्या है? ये सब निरर्थक शब्द हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो खटपट का माने अर्थ होता जो है वो खटपटाना होता है। पटर पटर का मतलब जो होता है वो बहुत ज़्यादा बोलना होता है।
अधिक बोलना होता है। तो निरर्थक को भी इसका थोड़ा सा आप ये भी याद कर लो, कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो निर्धन अर्थक, अर्थात इसका जो अर्थ होगा शाब्दिक वो होगा अर्थहीन, यानी जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई वाक्य प्रयोग ना हो, जिसका हमारे शब्दों में कोई तालमेल ना हो। कुछ विशिष्ट ऐसे निरर्थक शब्द हैं जिनका हमारी बोलचाल में आम प्रयोग में जो है आम पब्लिक द्वारा किया जाता है, जैसे खटर पटर हो गया, खटपट हो गया, पटर पटर हो गया, चेपे चेपे हो गया। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग होता है, जिनकी संख्या बहुत कम है और वो नगड़े ना के बराबर है, उसे माना भी नहीं जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक पर। ये जो थोड़ी सी जानकारी दी गई ये आपके लिए बहुत काबिल जानकारी है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए, लिखिए और रिवाइज करिए। एनालिसिस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इसी से बनते हैं, यहीं से बनते हैं, और यहीं से आपके जो है वन लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं, यहीं से आपके मॉडरेट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर वर्गों शब्दों का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर ये 5 तरीके हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो हम देख लेते हैं कि तत्सम क्या होता है। सबसे पहले तत्सम क्या होता है, एक लाइन में देख लीजिए। तत्सम का अर्थ ही होता है उसके समान। तत्सम का जो अर्थ होता है उसके समान। उसके समान से यहाँ मतलब है उसके समान अर्थात संस्कृत। आम भाषा में हम सीधे से एक लाइन में कहें तो शब्द, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तो जितने भी हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। और तत्सम का ही बिगड़ा रूप जो होता है वो तद्भव होता है, यानी कि संस्कृत से जो हमारे हिंदी में चले आए हैं टूट फूट कर, और जो हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं वही क्या है, तद्भव है। तो 1 मिनट हम देख लेते हैं यहाँ तत्सम जो है, थोड़ा सा इसका डिवाइन भी कर देते हैं। तत्धनसम, बात वही हुई कि उसके समान, इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा उसके समान। उसके समान मतलब संस्कृत के समान, ठीक। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब समान, अर्थात उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान, ठीक। तो तत्सम मूलतः संस्कृत के शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आम्र, आम्र हो गया, आमलक, आमलक, हरिद्रा, हरिद्रा इत्यादि। ये सब क्या हैं, ये हमारे तत्सम के शब्द हैं, यानी संस्कृत के शब्द हैं, ठीक। तो आगे देख लेते हैं हम तद्भव क्या होता है। तद्भव जो होता है हमारा, तद्भव तत् धन भाव। तत् मतलब उससे, भाव मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा क्या होगा, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न, अर्थात जो सीधे संस्कृत में नहीं बोले गए और जो संस्कृत में न होके उसका जो बिगड़ा रूप है हिंदी में चला आया, उसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तद्भव जैसे क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए कि संस्कृत का शब्द है आम्र, आम्र का जो तद्भव होगा, इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है ये क्या है, आम है। तो यानी जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, जो हिंदी है, हिंदी का जो बिगड़ा रूप है संस्कृत से जो आए हुए शब्द हैं वो क्या है, आम है। तो जो संस्कृत का शब्द है वो तत्सम कहलाएगा और जो उसका बिगड़ा रूप है वो तद्भव कहलाएगा। जैसे आम्र माने आम, आमलक माने आंवला, आंवला क्या है, आंवला आपका तद्भव शब्द है। जैसे हरिद्रा हो गया,
हरिद्रा माने क्या होता है, हल्दी। ठीक, इस तरीके से जो इसमें मेन जो अंतर है वो यही है कि जो मूल संस्कृत के शब्द हैं वो तद्भव हैं, और जो मूल संस्कृत के शब्द नहीं हैं, अन्यत्र कहीं से आए हैं, वो तद्भव हैं। और ये जो तद्भव हों ये डायरेक्ट संस्कृत से न आके ये बीच में एक इनकी यात्रा होती है। यात्रा का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये संस्कृत है, संस्कृत से ही पाली का विकास हुआ है, तो पाली में कुछ शब्द आए होंगे, फिर पाली से क्या हुआ, प्राकृत का विकास हुआ है, तो यहाँ से कुछ बिगड़ कर प्राकृत में आए होंगे, फिर प्राकृत से क्या है, अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से हिंदी में पहुँचे। इस तरीके से एक चेन यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचने में जो टूट फूट हुई, जो बिगड़ा हुआ रूप है, वही क्या है, तद्भव है। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा कुछ कीवर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ शब्द आ जाए अगर आपके सामने कि कौन सा तद्भव है, कौन सा तद्भव तत्सम है, तो कैसे आप पहचानेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम उसे देख लेते हैं।